दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी सिंह और आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। दुर्गा शंकर मिश्र की आखिर उनको सेवा विस्तार नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में 3 बार उनको इसके पहले सेवा विस्तार मिल चुका था और चौथी बार भी उनको पूरी उम्मीद थी कि उनको सेवा विस्तार मिलेगा। वो केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद में गए थे और उन्होंने अमित शाह को गुलदस्ता भेंट किया था बधाई देते हुए, और उसका फोटो जो है साया कराया था ताकि ये जाहिर हो सके कि अमित शाह का बरदस्त उनके ऊपर अभी भी है और मुख्यमंत्री चाहें या न चाहें, लेकिन वो एक और सेवा विस्तार लेकर और फिलहाल वो उत्तर प्रदेश में टिके रहेंगे। और इस बीच में जो योगी जी जो ये चाहते हैं कि उनके चहेते अफसर मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव बन जाए, वो मुख्य सचिव उनको ये अपनी अधूरी हसरत अपनी दिल में रखते हुए और रिटायर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल उनका भी रह गया है मनोज कुमार सिंह का। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। योगी जी ने जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब स्थितियां दूसरी थी 2017 में। तब ये था कि योगी जी का नाम कहीं परिदृश्य में नहीं था। तब केंद्र की पसंद थे मनोज कुमार सिन्हा और मनोज लगभग तय हो चुका था। मनोज कुमार सिन्हा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी कर चुके थे और वो आ रहे थे गाजीपुर के रास्ते से लखनऊ में। तब उनको अमित शाह का ये मैसेज मिला कि अब आप को आने की जरूरत नहीं, आप वापस लौट जाएं, और फैसला बदल गया है। और उस समय संघ का हस्तक्षेप था, तो संघ के नया मामला था, वरना बाद में तो मोदी और शाह ने संघ को भी भाव देना बंद कर दिया था। लेकिन उस समय संघ की जो है वो अब अवज्ञा नहीं कर सकते थे। उस समय ताजा मामला था। केंद्र में भी सरकार बने जुम्मा कुछ दिन हुए थे और वो उतनी मजबूती के साथ पैर नहीं जमा पाई थी मोदी। उस समय वो जो एजेंडा था संघ का और हिंदुत्व का जो एजेंडा था, वो एजेंडे को पूरा करने की दिशा में भी कोई कदम नहीं उठा पाए थे। ना उस समय तक 370 खत्म हुई थी, ना उस समय अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ था, कोई न समान नागरिक संहिता उन्होंने लागू कर पाई थी। तो कोई काम ऐसा नहीं हुआ था जिस हिंदूवादी जनता ने मोदी को के गुजरात के कामकाज को देख के उनको 2014 में जनादेश दिया था। वो हिंदूवादी जनता भी उनसे निराश होने लगी थी और वो मुस्लिम जगत से भी पींगे बढ़ा रहे थे, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुला ही लिया था। उधर ये था कि जो अगर कहीं गो भक्त कोई उत्तेजनात्मक कार्रवाई अगर उनके जमाने में हो कई जगह हो गई थी, तो उनका संरक्षण करने, आज की तरह उनका संरक्षण करने की बजाय उनकी जो है उन पे कोई कार्रवाई ना होने देने की बजाय मोदी जी ने तो उस समय ये कहना शुरू कर दिया था कि ये गो सेवक नहीं है, ये गुंडे हैं। तो ये उससे और ज्यादा भड़क गए थे कि हमने तो आपको इसलिए बैठाया था कि हम जाए ना जाए चाहे कुछ करें, हम चाहे खून खराबा भी क्यों भी ना करने दें, तब भी आपको हमारी बोली बोलना चाहिए। लेकिन योगी जी उस समय मोदी जी के दिमाग में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार लेना था, तो इसलिए वो दूसरे तरीके से काम कर रहे थे और वो सह नहीं रहा था हिंदुत्ववादी जनता का। तो संघ ने भी उस समय उनको आंखें दिखाई कि आपके बुते तो कुछ हुआ नहीं है केंद्र में, तो हम राज्य में अपने तरीके का एक 8 से भी ज्यादा फायर ब्रांड हिंदू नेता हम उत्तर प्रदेश में भेजते, जो सबसे बड़ा सूबा है, और वो एक नजीर बनाएगा। और तब मतलब उस नजीर के मुताबिक फिर आप भी वहां पे केंद्र में काम करिए, वरना हम जो है आपको चलता कर देंगे। तो एक चलता कर देने का खतरा कहीं ना कहीं मोदी और शाह के दिमाग में था, संघ द्वारा उनको चलता कर दिए जाने का। तो इसलिए बात मान ली गई थी उनको योगी को मुख्यमंत्री बनाने की। लेकिन योगी जी को एक तरह ये आवाज कराया गया था कि अभी आपके पास में सरकार चलाने का पहले से कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए अभी आपको प्रशिक्षण की जरूरत है। तो आपको 2 लोग तो आपको साथ आपको दिए जा रहे उप मुख्यमंत्री बना के, जो आपका सहयोग करते रहेंगे ताकि कोई ऊंच नीच सरकार चलाते समय आपसे ना हो पाए। और साथ ही सुनील बंसल को लगा दिया गया था कि आप अधिकारियों की
को देखें कि कैसे अधिकारी नियुक्त हों महत्वपूर्ण जगहों पर, जिलों में महत्वपूर्ण जिलाधिकारी, एसपी कैसे हों, मुख्य सचिव कैसे हों, डीजीपी कैसे हों, ये सब कुछ जो इस ढंग के अधिकारी हों तो वो उन अधिकारियों को, ताकि वो काम करने वाले अधिकारी हों, ताकि हमारी एक छवि बन सके उत्तर प्रदेश के अंदर और एक सरकार की मजबूती का आभास हो सके। तो एक तरह से अधिकारियों का काम तो था उन्हें सुनील बंसल के हवाले, और बाकी जो है बाकी ये उप मुख्यमंत्री मातहत, टेक्निकली भले ही वो मातहत हो योगी के, मुख्यमंत्री भले ही हो, लेकिन योगी तो बस केवल शोभा के लिए मुख्यमंत्री थे, एक तरह से डमी मुख्यमंत्री थे, उनके हाथ में पावर कुछ नहीं था। पहले झेला योगी ने, हालांकि डीजीपी उस समय भी वो बनाने में सफल हो गए थे, लेकिन डीजीपी उनका चहेता बन गया था, और डीजीपी का कोई ऐसा था भी नहीं क्लेमेंट जिसको सुनील बंसल जिसके लिए पैरवी कराते। लेकिन सुनील बंसल ने जिलों में सपा के ब्रांडेड अधिकारी नियुक्त करा दिए, और उसके पीछे कारण ये था कि जनचर्चा ये फैली थी कि उस लेन देन के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बन रहे। तो वो जब वो बन गए तो उनकी वफादारी तो विरोधी दल के साथ में ही थी, जो अधिकारी सुनील बंसल के कहने से बने थे। जब जिलों से ये शिकायतें जाने लगी, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जब इस बात की शिकायतें खाने लगे, और उस पर जो है उस पर तुर्रा ये कि ये शिकायत भी पहुंच गई कि पैसे लेके बनाए जा रहे, और उनका वो जो है उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं था। कई एसपी और डीएम ऐसे बन गए जिनका जो है सर्विस रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं था। सर्विस रिकॉर्ड में भी कई बार उनको पनिशमेंट मिल चुका था। तो और जब सपा के दौरान, समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान वो महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे, तब भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार से लगा के और तमाम तरह के गलत काम करने के आरोप लग सके थे। तो योगी भड़क गए और योगी ने उन सारे अधिकारियों को बदल दिया, और इस बात पे बगावत पे उतारे हुए कि मैं सुनील बंसल की एक बात नहीं मानूंगा। सुनील बंसल को मन महसूस के रह जाना पड़ा। तो उस समय उन्होंने सुनील बंसल से तो छुटकारा पा लिया। तो सुनील बंसल के माध्यम से शायद जो है सुनील बंसल के अमित शाह अपना काम करा रहे थे। इसके बाद में अमित शाह ने सीधे दखल देना शुरू कर दिया। पहले तो योगी समझ नहीं पाए, पहले तो चूंकि उनके वो प्रधानमंत्री के सबसे विश्वास पात्र नेताओं में से हैं, मतलब बल्कि कहा यह जाता कि प्रधानमंत्री तो एक उत्सव मूर्ति है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर। जो असली कर्ता धर्ता उनके हैं वो अमित शाह ही है। तो अमित शाह की अवज्ञा करने का साहस कौन कर सकता था। तो योगी जी को अमित शाह का अदब करना पड़ा। लेकिन दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते बनते योगी जी को ये चीजें समझ में आ गई कि अमित शाह का ये बेजा दखल, अमित शाह अपने रिमोट कंट्रोल से हर राज्य सरकार को क्यों चलाना चाहते हैं। दरअसल चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे अन्य जगह पे जहां उन्होंने अपने कठपुतली मुख्यमंत्री अमित शाह ने बनवाई, सब जगह एक कॉमन बात आई है कि वो जो है प्रशासन का नियंत्रण हर राज्य का इसलिए अपने हाथ में रहती है कि वो हर विभाग में ठेके के, आपूर्ति के जितने काम है वो अपने लोगों को, यानी गुजरात की कंपनियों को तो दिलाते हैं। वो मजबूर करते अधिकारियों को, वो उन्हीं अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाते राज्यों में जो उनके इशारे पर जिस कंपनी को वो कहें उस कंपनी को काम दे दें। तो गुजरात की कंपनियों का और अनुमान यह है कि उन सभी में स्लीपिंग पार्टनरशिप, सभी में एक बड़ी जो है एक अदृश्य तरीके से सभी में बड़ी हिस्सेदारी शायद खुद अमित शाह की रहती होगी। हालांकि इसको साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वरना कोई केवल राज्य के नाम पर किन्हीं कंपनियों को कृतज्ञ करने का काम कोई नहीं करता। एक दो कंपनियों की बात अलग है, लेकिन आप केवल राज्य के नाम पे आपको कुछ और भी लालच होना चाहिए। आपका कोई एक तरह से कहना चाहिए कि आपका रिकरिंग, आपका जो है स्वार्थ होना चाहिए, तब आप इस ढंग का एक काम कराते। तो वहां पे तो उन्होंने इसीलिए वहां पे भी अपने करके थे, उनसे इतना नहीं कहा जा सकता था शिवराज सिंह से, तो उन्होंने शिवराज सिंह की वहां चिट्ठी करा दी मदद दी, क्योंकि तो उनके मोदी के केंद्र में आने के पहले से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हो रहे। वसुंधरा राजे उस समय
वसुंधरा राजे खुद अपने आप में ताकतवर नेता थी, तो इसलिए वसुंधरा राजे की भी इस बार इन्होंने छुट्टी करा दी और बिल्कुल गुमनाम टाइप के वहां मुख्यमंत्री बना दिए। नायब सिंह सैनी को भी उन्होंने हरियाणा में जो बनवाया, हालांकि भजन लाल खट्टर से तो मोदी को कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि दोनों लोग साथ साथ के स्वयंसेवक रहे, साथ साथ के प्रचारक रहे, तो ट्यूनिंग थी। लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि और थोड़ा पिलपिला आदमी आ जाए, फिर भी हमारे साथी हैं भजन लाल खट्टर, तो इसलिए लिहाज करना पड़ता। मोदी जी के साथी तो हमें लिहाज करना पड़ता, अमित शाह को लगता था। तो हमें ऐसा ला दें जो साथी ना हो, बिल्कुल अनुयायी हो, भक्त हो, जो अपने आप को का कोई वजूद ना समझे कि हमारे सामने खड़ा हो। तो नायब सिंह सैनी को भी करने पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी ये सिलसिला चालू था कि उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी आपने अपने तरीका का बैठा रखा, तो चीफ सेक्रेटरी और उसको 4-4 सेवा विस्तार दिए जा रहे। पता चला कि मुख्यमंत्री अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं बैठा पा रहा और चीफ सेक्रेटरी डीएम बनाने का काम करता। चीफ सेक्रेटरी के हाथ में पूरी सरकार रहती। तो उन योजनाओं का ईमानदारी से कार्यान्वयन कैसे हो, जनता की समस्याओं का योगी चाहते कि लोग जो है लोगों की शिकायतें बहुत कम रह जाएं, अधिकारी ईमानदारी से काम करें और संवेदनशील तरीके से काम करें। जब जिलों में अधिकारी ईमानदारी और संवेदनशील तरीके से काम करेंगे तो फिर शिकायत करने वाले रह ही नहीं जाएंगे, और शिकायत करने वाले अगर रहेंगे भी तो जिले स्तर पर ही मुझे मिल लेंगे, जिले स्तर पर उनका निदान हो जाएगा। तो लखनऊ क्यों आएंगे? लेकिन लखनऊ में शिकायतकर्ताओं की भीड़ इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि वो जो अधिकारी थे वो कहे तो जाते थे योगी जी के अधिकारी, जो जिलों में बैठे हुए अभी अधिकारी, लेकिन वो योगी जी के अधिकारी नहीं, वो मुख्य सचिव के अधिकारी थे। और मुख्य सचिव को पता था कि योगी जी माने कुछ नहीं, और हम तो अमित शाह के द्वारा सीधे नियुक्त किए हुए, हमारे तार तो सीधे अमित शाह से जुड़े हुए, तो हमें योगी जी से क्या लेना देना। तो योगी जी जो है एक तरीके से एक कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाह कर रहे थे। इस बीच में फिर भी तसल्ली नहीं हुई, इस बीच में अरविंद शर्मा को भेजा गया। बीआरएस जिला के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव थे, सबसे विश्वास पात्र थे, सारे स्याह सफेद जो केंद्र में होता था वो अरविंद शर्मा ही किया जाए। तो क्या कहा गया कि अरविंद शर्मा को गाइड के तौर पर भेजा जा रहा है योगी जी को। तो वही योगी जी तो अपना महंत आदमी है, अपना पूजा पाठ तक सरोकार करें और अपना भाषण दे आया करें, और जब चुनाव हो तो उनको भाषण देने के लिए भेज दिया जाया करेगा। थोड़ा जो है उनको काबू में मुसलमानों को काबू में रखने का काम करें, और बाकी तो सरकार चलाने का काम तो अरविंद शर्मा करते रहेंगे। और जो है योगी जी को भी दिक्कत नहीं होगी, योगी जी पर भी ये दाग नहीं लगेगा कि वो सक्षम मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि हम सक्षम अधिकारी को बैठा ही दे रहे। तो अब की बार अभी योगी जी को इसमें बड़ी बेइज्जती महसूस हुई जब अरविंद शर्मा इस नाम पर आए कि उनके जो है मार्गदर्शक बन के रहेंगे, उनके वो जो है वो असल मुख्यमंत्री बन के वही रहेंगे वो जो है। तो योगी जी ने इसको बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने फिर एक तरह से बगावत कर दी। वो जिस दिन अरविंद शर्मा आए, सारे मंत्री उनके दरबार में हाजिरी बजाने के लिए पहुंच गए। सब पता चला कि वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस में उनसे मिलने के लिए योगी मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों की लाइन लग गई, संगठन की लाइन लग गई, लेकिन योगी जी नहीं गए। योगी जी गुजरात चले गए। योगी जी ने बता दिया कि मैं तुम्हें किसी भाव नहीं समझता, मैं अपने तरीके से सरकार चलाऊंगा। और उसके बाद में विधान परिषद का के लिए पर्चा भरा, तब योगी जी नहीं आए। और योगी जी केंद्र खूब कहता रहा, योगी जी ने बिल्कुल भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाना तो बहुत दूर, उप मुख्यमंत्री बनाने की बात केंद्र ने कही थी, उनको मंत्री तक बनाना गवारा नहीं किया। जब उनका पानी बिल्कुल उतर गया, जब वो आ गए कि नहीं मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आया हूं उत्तर प्रदेश में और राजनीति में, तब योगी जी ने 2022 के चुनाव के बाद में उनको मंत्री बनाया। लेकिन वो भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनको सौंप दिया नगर विकास और ऊर्जा मंत्री, और एक साधारण जैसे अन्य मंत्री होते उन मंत्री की तरह जो है उनको किया। लेकिन फिर भी योगी को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था, फिर भी योगी के हाथ में कुछ नहीं था। डीजीपी की नियुक्ति में टकराव हुआ। डीजीपी की नियुक्ति सीधे उन्होंने मुकुल गोयल को सीधे कर दी केंद्र। हालांकि मुकुल गोयल किसी जो है ब्लॉक के अधिकारी के रूप में उनकी इमेज नहीं रही, वो तो जो बॉस जो बैठा उसके मुताबिक काम करने वाले अधिकारी है।
लेकिन ये बात भी सही कि उनको अमित शाह ने भिजवाया था, तो उनको लेके योगी जी को संदेह पैदा हुआ कि नहीं, ये उनके अधिकारी है और उनकी तरफ से जासूसी करने का काम करेंगे। तो तमाम अपनी भलमन साहब का उन्होंने सबूत देने की कोशिश की, लेकिन अवनीश अवस्थी जो उस समय के अपर मुख्य सचिव थे, उनके भड़काने से और अमित शाह का नाम जुड़ा हो जाने से बेचारे बेहद शरीफ होते हुए भी और बेहद कुशल अधिकारी होते हुए भी अमित शाह तो इस टकराव की कीमत चुकानी पड़ी, अमित शाह की और योगी के बीच की, और उनको जो है योगी जी ने बेइज्जत करके हटा दिया। और फिर योगी जी ने तय किया कि उन्हें कि हमारी अपनी पसंद का हम अपना वो नहीं बनाने देंगे डीजीपी ने। तो तब से मुकुल गोयल के बाद से अभी तक कई डीजीपी हो चुके, लेकिन कोई कार्यवाहक डीजीपी बनाना पड़ता है हर बार योगी जी को, ताकि फाइल संघ लोक सेवा आयोग में केंद्र में न भेजना पड़े। तो डीजीपी भी वो अपना नहीं बना पाए, इधर मुख्य सचिव तो उनकी छाती में लदे हुए थे। अब इसी बीच में लोकसभा के चुनाव आए, तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो जो है वो जितना हवा में उड़ रहे थे मोदी और साहब, वो पूरा का पूरा जमीन पे आ गए, क्योंकि अपने दम पे बहुमत नहीं मिला। वो उनका जो चाणक्य का तमगा लगाए घूम रहे थे अमित शाह, वो चाणक्य का तमगा बिल्कुल हवाबाजी हो गया, उड़ गया, वो पता ही नहीं चला वो तमगा कहाँ हो गया, श्रीहीन हो गया सारा चेहरा। अब उन्हें लगा कि मेरी तो कितनी बड़ी भद खुल गई है, ये एक तरह से एक हीन भावना के शिकार बन गए अमित शाह, और वो हीन भावना अभी तक तारी है। अब उनका वो नहीं हो पा रहा, बिल्कुल एक कोने में खड़े होके उनकी तस्वीरें देखी गई। अभी जब तीसरी बार सरकार शपथ ले रही थी तो अमित शाह बेचारे ये एक कोने में बनना, एक कोने में वो खड़ा होना कहाँ पसंद करते थे। वो तो योगी जी भी एक बार उनसे मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने खाम उतरवा दी थी अपने दरवाजे के बाहर। इस मिजाज के उनके सामने तो कोई कुछ लगता ही नहीं था, अहंकार इस चैती पे था। तो लेकिन अब वो अहंकार अब पूरी तरह से पूरा आ चुका है। अब उन्हें पता है कि हमारे खिलाफ वसुंधरा राजे जैसी दिग्गज भी हैं, हमारे खिलाफ शिवराज सिंह चौहान भी जैसे दिग्गज भी हैं, और वो नितिन गडकरी जैसे दिग्गज भी हैं, और राजनाथ सिंह का भी कोई भरोसा नहीं है। राजनाथ सिंह भी ये पसंद नहीं करते कि वो, उन्हें तो तभी रिवोल्ट कर दिया था जब उनको दूसरे कार्यकाल में मोदी ने ये कोशिश की थी कि सेकंड नंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल में अमित शाह का हो जाए, थर्ड नंबर पर राजनाथ सिंह का हो जाए। उनका विभाग बदल दिया था, अमित शाह को उनका गृह विभाग दे दिया था, वो गृह विभाग जो है वो, और राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री दे दिया। तो राजनाथ सिंह बिफर गए थे और आखिरी में झुकना पड़ा था मोदी को, और सेकंड नंबर पे फिर जो है उन्हीं को रखना पड़ा था राजनाथ सिंह को। तो उन्हें पता है कि राजनाथ सिंह भी उनके उसमें आने वाले नहीं, उनकी अर्दम में रह के काम करने वाले हैं नहीं। इधर सहयोगी दलों में नीतीश कुमार भी अपने आप में बहुत ही खुर्राट है, उनका भी भरोसा नहीं किस दिन पलटू राम है, किस दिन पलटी खा जाए और कौन सी पटकनी दे दें नीतीश कुमार का। वो तो बहुत ही जो है दूसरे किस्म के नेता हैं, बहुत ही घाट किस्म के नेता हैं। और यही हालत चंद्रबाबू नायडू की है। जितने दिन तक उनको वो अपना उनके राजनीतिक स्वार्थ सत्य दिखाई देंगे, उतने दिनों तक तो वो दिखाई देगा कि वो बड़ी सहयोग की भावना से और बड़ी जो है उसके साथ में चल रहे, और वरना वो आके तैरने में वो कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अब ऐसे में उनको ये समझ नहीं आया कि जब तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद में जब योगी प्रधानमंत्री को बधाई देने के बाद फिर पहुंचे बधाई देने के लिए नितिन गडकरी को, राजनाथ सिंह को, और फिर उसके बाद में अमित शाह को पहुंचे, तो उन्होंने अमित शाह को ये बता दिया कि अब हम सरकार अपने तरीके से चलाएंगे। हमारे ऊपर उस समय तक ये था कि ये ठीकरा बोलने की कोशिश की जाने लगी थी कि योगी की वजह से उत्तर प्रदेश में हार हो। योगी ने कहा अमित शाह को साफ बता दिया कि मैं कतई इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने 35-36 सांसदों की सूची दी थी कि इनके टिकट काटिए, अगर उम्मीदवार फिर बनाए जाएंगे तो इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को बहुत है। इन्होंने इनके खिलाफ इनकी क्षेत्र की जनता में जबरदस्त असंतोष है, न तो इन्होंने किसी का कोई काम किया है, न इनकी स्वच्छ छवि है, लेकिन आपने उनके टिकट काटे नहीं, आपने उन्हीं को रिपीट कर दिया। एक भी टिकट मेरे कहने से दिया नहीं, तो मैं काय बात के लिए जिम्मेदार हूं। टिकट आप मेरे कहने से देंगे नहीं, अधिकारी मेरे कहने से बनेंगे नहीं, चीफ सेक्रेटरी आपका वो डीएम बना रहा, अधिकारी मेरे
अधिकारी अपनी तरीके से काम करेंगे, तो हम कुछ कह रहे और अधिकारी कुछ काम कर रहे, तो सारे के सारे फैसले आप वहां बैठ कर लेंगे, डीजीपी आप हमको नियुक्त करने नहीं देंगे, तो हम क्यों जिम्मेदार। हमने कहा ये बिल्कुल नहीं चलेगा, और हम हमारी तो अपने आप जो तमाम सारे सर्वे हैं वो जाहिर करते, देश भर में लोकप्रियता के नेताओं के सर्वे होते वो जाहिर करते हैं कि हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड के रूप में लोग मुझे पसंद कर रहे, देश के हर कोने में। उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, इसलिए लोग मेरे वजह से नहीं आ रहे, मेरी लोकप्रियता, वरना इन सर्वे एजेंसियों में आती कि मैं तो बहुत बड़ा खलनायक प्रचारित हो रहा हूं। जगह जगह मेरी मांग होती है कि योगी जी आके हमारे यहाँ संबोधित करें। अगर हमें अगर लोग न चाहते होते तो मेरी क्यों मांग होती। योगी मॉडल की चर्चा दुनिया के दूसरे देशों तक में हुई, कानून व्यवस्था तक में। यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में भी जो चुनावी हवा के सर्वे करने वाले जो मीडिया के लोग क्या गए हों, उन्होंने चाहे जितनी गुबार निकला हो अपने सांसद के खिलाफ, चाहे उन्होंने केंद्र के खिलाफ चाहे जितना गुबार निकाला हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि योगी जी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक ही प्लस पॉइंट है कि योगी जी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक ही प्लस पॉइंट है। तो उन्होंने कहा मैं कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता। तो अब जो है अमित शाह को समझ में आ गया था कि ये अब हम एक तरह से एक नाजुक धरातल पे खड़े हुए हैं, और इस धरातल पर योगी से भी अगर हमने टकराव मोल ले लिया तो भारतीय जनता पार्टी का, हमारा और उनका और मोदी जी का बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने योगी जी को आश्वस्त किया नहीं कि आपको अब हम पूरी स्वतंत्रता से काम करने देंगे, आप में हमने पहचान लिया नहीं कि आप में पूरी क्षमताएं हैं, आप अपने तरीके से सरकार वो उत्तर प्रदेश को चला सकते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं, हम कोई दखल नहीं देंगे, हम आपको बिल्कुल आश्वस्त करते हैं। तो इस आश्वस्त किए जाने के बाद में तभी ये जाहिर हो गया था, गलतफहमी में थे दुर्गा शंकर मिश्रा रिटायर हो गए। अब मनोज कुमार सिंह जो आए हैं, ये योगी जी के भरोसे के अधिकारी हैं। ये शुरू से वो जब से वो इस अहिर्ता में आए मुख्य सचिव होने की, तब से उनको मुख्य सचिव बनाना चाहते थे ताकि वो उनका प्रशासन उनके मनोनुकूल चल सके, और वो केवल उनके भरोसे के अधिकारी नहीं है। मनोज कुमार सिंह को ने हर सरकार में काम किया है, और हर सरकार की राय उनके बारे में ये रही है कि मनोज कुमार सिंह एक तरह से परिणामदायी अधिकारी है। वो जो काम हाथ में लेते हैं उसका नतीजा हासिल करके दिखाते हैं, ये उनके अंदर क्षमता है। मृदुल भी है, और वो इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि अधिकारी की और प्रशासन की सबसे बड़ी कसौटी ये प्रशासन की सफलता की कि लोग कितने संतुष्ट हैं। तो लोगों की संतुष्टि को वो सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, और ऐसी अधिकारी चाहिए। योजनाओं के नीतियों के क्रियान्वयन के प्रति भी जो है वो जो सरकार होती है उस सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति वो निष्ठावान रहते, और उनको जो है पूरी धरातल पर उतारने की क्षमता रखते। साथ साथ में वो बेदाग अधिकारी हैं, वो जो है वो भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते, और इसलिए उनके मुख्य सचिव के रहते हुए अपने आप चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। अभी जो इस बात के लिए आलोचना होती थी कि नहीं अधिकारियों को सिर चढ़ा रखा है, अधिकारी मनमानी करते, अब लोगों को ये शिकायत नहीं रहेगी। लोग अधिकारियों के नाते इस सरकार की सराहना करेंगे। ये मनोज कुमार सिंह के काम करने का तरीका। साथ साथ में भ्रष्टाचार का भी अंत होगा, क्योंकि वो खुद में भी अपने आप में भी ईमानदार है, अपने आप में भी पाक साफ है। तो जो योगी जी पहले कार्यकाल से ये चाहते थे कि जिन अधिकारियों ने लूट मार करके और बहुत ज्यादा कमाई कर रखी है, आय से अधिक संपत्ति की सारे अधिकारियों की सर्वे हो, कर्मचारियों का सर्वे हो, और ऐसे अधिकारियों को जेल भेजा जाए, उनकी संपत्ति को की जाए, ताकि एक उदाहरण बने और अधिकारी फिर प्रशासन में लोगों का साहस न रह जाए घूसखोरी करने का, लूटमार करने का, गलत काम करने का, ये साहस न रह जाए। तो ये भावना अभी तक उनकी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उनके लायक प्रशासन में कम सेनापति नहीं मिला था अभी तक योगी जी को। लेकिन अब योगी जी को सेनापति मिल गया है, तो नागरिक प्रशासन में सुधार होगा ही। साथ में एक अच्छी बात यह है कि दीपक कुमार जिनको योगी जी केंद्र से लाए थे, जब योगी जी ने कार्यभार संभाला था, ये कह के कि हम आपको गृह विभाग सौंपेंगे,
लेकिन केंद्र की अनावश्यक दखलंदाजी की वजह से वो सौंप नहीं पाए थे। जिन दीपक कुमार की भी इमेज एक ऐसे आईएएस अधिकारी के रूप में है कि वो जिन जिलों में रहे वहां पर उन्होंने बिना कोई मुंह देखा लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते थे। जो वास्तव में पीड़ित रहा है उन जिलों के लोगों का तजुर्बा रहा है कि उसको वहां पे उन्होंने न्याय दिया जहां पे काम किया और उनकी निस्तारण की क्षमता बहुत ही युद्धस्तरीय तरीके से वो निस्तारित करते, कोई पेंडिंग नहीं रहने देते। तो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही गतिशील, बहुत ही सुचारू और बड़ा प्रभावी प्रशासन वो चलाने की क्षमता रखते हैं। और वो तो जब योगी जी उनको नहीं दे पाए थे गृह विभाग, तो वो तो एक बार जो है खिन्न होके और केंद्र में वापस लौटने की फिर सोचने लगे थे। लेकिन आज अभी जो है जब चुनाव हो रहे थे तो चुनाव में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव गृह की शिकायत हुई, इसलिए उनको अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा के साथ साथ अपर मुख्य सचिव गृह का भी चार्ज मिल गया। तो अब गृह में खुद शासन में तो है कानून व्यवस्था को काम करने का काम दीपक कुमार जैसा सक्षम अधिकारी देख रहा है, देखेगा। और वहां पर है प्रशांत कुमार का भी नाम वो भेजेंगे जो उनके चहेते डीजीपी, लेकिन वो कारवाग डीजीपी के रूप में अभी भी काम कर रहे। तो जब उनका अंदेशा दूर हो गया, अब उनके जिले शिकवे दूर हो गए अमित शाह से, तो अब उनको प्रशांत कुमार की वो नियुक्ति स्थायी डीजीपी के रूप में कराने में सफल हो सकेंगे। और डीजीपी कार्यालय में जो नंबर 2 है अमिताभ यश, जो इस समय एडीजी कानून व्यवस्था और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में काम देख रहे, वो भी बेहद ही कारगर और बिल्ले, मतलब इतने पुलिस अधिकारी, इतने जो है कारगर बिल्ले पुलिस अधिकारी होंगे जैसी उनकी क्षमताएं हैं। तो अब अमिताभ बच्चन के हाथ में है, तो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी, विकास के मोर्चे पर भी और पीड़ित जनता को न्याय दिलाने के मोर्चे पर, तीनों मोर्चों पर अब सरकार बहुत ही शानदार तरीके से काम करती हुई दिखाई देगी। हालांकि हमारा ये आशावाद कितना खरा है, ये तो इसके लिए तो अभी 1-2 महीने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जब इन अधिकारियों के द्वारा की जाने वाले कामों के परिणाम सामने आएंगे। लेकिन हमें जो है पूरा भरोसा है कि हमारी उम्मीदों के मुताबिक ही का परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुकूल ही परिणाम आएंगे। और सारी प्रदेश की जनता जो अभी अधिकारियों की शिकायत कर रही है, वो फिर योगी जी के प्रशासन की तारीफ करती हुई नजर आएगी। बहरहाल आपको आज हमने इस वीडियो में जो कहा, आप उससे कहां तक सहमत हैं? आप जो इसमें कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपना मशवरा जरूर लिखिए, अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आप असहमत नहीं हैं, आप हमारे उसको नकारना चाहते हैं हमने जो कहा, तो आप उसको भी लिखिए, उसका भी स्वागत है आपकी असहमति का। साथ साथ में जो नए दर्शक हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें जो बेल आइकॉन है वो दबाएं, ताकि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप ये चाहेंगे कि अगले जो वीडियो हम डालें वो भी आपको देखने को मिला करे। तो जब आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाया करेगा जब हम ये नए वीडियो डालेंगे, और उस नए वीडियो की तत्काल आपको सूचना मिल जाया करेगी, तो आप हमारा हर वीडियो देख सकेंगे। तो फिर एक बार आपसे गुजारिश कि आप हमारे नए दर्शक ज्यादा से ज्यादा संख्या में खुद भी लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो ऐसा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।